कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डीएमए के बारे में बात करेंगे और उसके ब्लॉक डायग्राम को समझेंगे और फिर ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि डीएमए कंट्रोलर में डेटा का जो ट्रांसफ़र होता है, जिसको डीएमए ट्रांसफ़र बोलते हैं, एक्चुअली में वो क्या है। इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। तो आइए एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करें। तो जो डीएमए है ना, डीएमए का मतलब पहले ही आपको पता है। डीएमए का मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस ना, जहां पर डायरेक्टली आप मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए कोई इनपुट पोर्ट पर आपने एक पेन ड्राइव लगाया, समझिएगा, है ना, और इनपुट पोर्ट में दूसरा पेन ड्राइव आपने लगाया। अब जब आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो एक्चुअली आप डीएमए में पेन ड्राइव को कनेक्ट कर रहे हैं। ये इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में ये कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करेगा? डीएमए प्रोवाइड करेगा। ठीक बात है ये। तो ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है जो मेमोरी यूनिट या इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस इनके बीच में, है ना, डेटा का ट्रांसफर प्रोवाइड करता है। उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को इवेल्युएट करते हुए, उसको कंट्रोल करते हुए और उसके अकॉर्डिंग कोई बीच का रास्ता निकालकर उसके हिसाब से वो उसको करता है। यूजिंग अ डीएमए कंट्रोलर, जो डिवाइस है ना, डीएमए कंट्रोलर की सहायता से सीपीयू को एक होल्ड का रिक्वेस्ट सेंड करता है। अभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए, है ना, ये हमारा डीएमए है, इसको आप देखिए, दिस इज डीएमए, और ये हमारा सीपीयू है। तो डीएमए के पास न तो अपना डेटा बस है, न तो एड्रेस बस है, और न ही कंट्रोल बस है। तीनों ही चीजें अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसको डेटा को ट्रांसफर करना है, तो जब इस पर कोई इनपुट डिवाइस आप कनेक्ट करते हैं, ये क्या करता है, सीपीयू के लिए एक होल्ड सिग्नल जनरेट करता है। और इसके रिस्पेक्ट में सीपीयू एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल एचएलडीए, होल्ड के एक्नॉलेजमेंट में एचएलडीए सिग्नल जनरेट करता है डीएमए को, ये बताने के लिए कि अब सीपीयू का जो एड्रेस बस है, डेटा बस है या कंट्रोल बस है, वो डीएमए यूज कर सकता है। बात समझ में आ रही है? और इस तरह से डीएमए के पास अब ये सारी बसेज हो जाती हैं, जिसकी सहायता से वो डेटा का ट्रांसफर एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस पर कर सकता है। तो ये एक्चुअली में ये पूरा फंक्शनिंग होता है। तो हम ब्लॉक डायग्राम को अगर देखने जाएं तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है। ये आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि ये 8257 के फीचर्स क्या हैं। तो हम लोग यहाँ पर डीएमए 8257 की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जब भी आप बात करेंगे डीएमए 8257, हम इस ब्लॉक डायग्राम की बात कर रहे हैं। इसमें 4 चैनल होते हैं। तो चारों चैनल को अगर आप देखें तो चैनल क्या क्या है आप देखिए, है ना। तो चैनल आपका 0, चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3, ये चारों ही चैनल अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको कुछ सिग्नल इनपुट कर रहे हैं और उसके रिस्पेक्ट में कुछ आउटपुट यहाँ पर जनरेट हो रहा है, उसको भी हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरे साइड में आप देखें तो डीएमए के कुछ कंट्रोल सिग्नल्स और एड्रेस डेटा बसेस अवेलेबल हैं। इसमें जो कुछ मेन आपके सिग्नल्स है उसके बारे में एक एक करके हम बात करने जा रहे हैं। तो सब इसमें फंक्शन क्या हो रहा है उसको समझेंगे तो यहाँ सारी चीजें समझ में आएंगी। ये डीएमए का इंटरनल बस है। इस इंटरनल बस को सीपीयू के डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस से कनेक्ट करते हैं, तब डेटा का ट्रांसफर हो सकता है। और डेटा कहाँ है? ये है डीआरक्यू। डीआरक्यू एक सिग्नल है जो ये बताता है कि एक डिवाइस रेडी है डेटा ट्रांसफर के लिए, मतलब आपने कनेक्ट कर दिया है। और जैसे ये कनेक्ट करते हैं, है ना, यहाँ से एक सिग्नल प्रायोरिटी रिजॉल्वर को चला जाता है। प्रायोरिटी रिजॉल्वर इंडिकेट करता है कंट्रोल लॉजिक और मोड सेट रजिस्टर को, और वहां से एक एचआरक्यू सिग्नल जनरेट होता है ना, होल्ड रिक्वेस्ट। ये है डेटा रिक्वेस्ट ना, डेटा रिक्वेस्ट है। डेटा रिक्वेस्ट हुआ मतलब डेटा को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में प्रायोरिटी रिजॉल्वर को चैनल की तरफ से एक सिग्नल मिला। प्रायोरिटी रिजॉल्वर ने ये इन्फॉर्मेशन कंट्रोल लॉजिक को दिया और कंट्रोल लॉजिक ने सीपीयू को एचआरक्यू एक इन्फॉर्मेशन सेंड किया, जिसको आप बोलते हैं होल्ड रिक्वेस्ट। और जब ये होल्ड रिक्वेस्ट गया, उसके बाद डीएमए वेट करेगा। डीएमए वेट्स कब तक वेट करेगा? जब तक कि ये एचएलडीए सिग्नल वापस न मिल जाए। एचएलडीए का डायरेक्शन किधर है? डीएमए की तरफ है ना।
HLDA सिग्नल, जब CPU से HLDA सिग्नल जनरेट हो जाता है तो इन जितने भी पिन्स एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस के लिए हैं, जैसे ऊपर आप देखेंगे तो डेटा बस के लिए है, इसी तरह से एड्रेस बस के लिए कुछ पिन्स हैं, ये सारे CPU के एड्रेस डेटा कंट्रोल बस से कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब अब वहां से का जो बस है उसको कौन एक्सेस कर रहा है? DMA एक्सेस कर रहा है। ठीक है, और उस उतनी देर के लिए जो CPU है उसको कौन सा रिक्वेस्ट भेजा था? होल्ड रिक्वेस्ट ना। CPU होल्ड स्टेट में रहता है उतने समय के लिए। CPU किस में रहेगा? होल्ड स्टेट में रहेगा। अब एक बार DMA ने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया तो फिर डेटा का जैसे ट्रांसफर करना है उसके हिसाब से मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, है ना, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, ये आपके एड्रेसेस हैं, एड्रेस बिट्स हो गए, है ना, रेडी सिग्नल्स हो गए, ये जितने भी हैं आपके वो सारे ही कंट्रोल सिग्नल्स को वो यूज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहले आप ब्लॉक डायग्राम को बना दीजिएगा एग्जाम में और उसके बाद फिर आप उसको एक्सप्लेन करिएगा। तो अभी मैं थ्योरी में क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज समझ में आ रही है कि भाई एक डिवाइस आपने मान लीजिए चैनल 0 पर कनेक्ट किया DRQ के थ्रू, और दूसरा डिवाइस आपने कनेक्ट किया DRQ1। तो DRQ0 और DRQ1 दोनों पर 2 पेन ड्राइव आपकी कनेक्ट हो गई। तो DMA DRQ0 से DRQ1 पर मान लीजिए डेटा सेंड करना चाह रहा है, तो उसके लिए वो CPU से हेल्प लेता है। और CPU जब अपना एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस DMA के अधीन कर देते हैं तो DMA उस सिस्टम बस की सहायता से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा का ट्रांसफर कर पाता है। मेरे ख्याल से इतनी बात एकदम क्लियर होगी, है ना। तो किस तरह से DMA में ऑपरेशन परफॉर्म होता है, अब उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला क्या है? इनिशियली व्हेन एनी डिवाइस हैज टू सेंड डेटा बिटवीन डिवाइस एंड द मेमोरी, द डिवाइस हैज टू सेंड DMA रिक्वेस्ट। DMA को रिक्वेस्ट भेजा जाता है टू DMA कंट्रोलर, मतलब DMA रिक्वेस्ट सेंड किया जाता है टू DMA कंट्रोलर। कौन भेजता है? डिवाइस भेजता है। इसके बाद DMA कंट्रोलर क्या करता है? एक होल्ड रिक्वेस्ट सेंड करता है टू दी CPU, जो इसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, और वेट करता है जब तक कि CPU HLDA सिग्नल को असर्ट न कर दे, भेज न दे। ठीक है, और उसके तुरंत बाद जैसे ही HLDA सिग्नल मिलता है होल्ड रिक्वेस्ट के एक्नॉलेजमेंट में, CPU लीव्स द कंट्रोल ओवर द बसेस के ऊपर से सारा कंट्रोल वो क्या कर देता है? छोड़ देता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और जो डेटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है, वो जो ट्राई स्टेट में थी जिसको CPU अब यूज नहीं कर सकता है, वो सारी की सारी बसेस DMA के द्वारा यूज की जाएंगी। नाउ CPU इज इन होल्ड स्टेट। अब CPU हमारा होल्ड स्टेट में चला गया एंड DMA कंट्रोलर हैज टू मैनेज द ऑपरेशंस ओवर बसेस बिटवीन CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। इन तीनों के बीच में ही डेटा का ट्रांसफर होना है। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। तो ये ब्लॉक डायग्राम का पार्ट हो गया। इसी के साथ आप एग्जाम में फीचर्स ऑफ 8257 भी यूज कर लेना। क्या क्या फीचर्स हैं तो ये आपने ब्लॉक डायग्राम में देखा। मैं ब्लॉक डायग्राम भी दिखाता चलता हूँ और यहाँ पर लिखूंगा भी। तो पहला चीज तो ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चैनल 0, चैनल 1, चैनल 2 और चैनल 3। कितने चैनल हैं? देयर आर 4 चैनल्स। यहीं से शुरू किया आपने थ्योरी में, तो आपने लिखा इट हैज 4 चैनल्स विच कैन सेंड ओवर 4 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जिसकी सहायता से आप 4 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। ईच चैनल है 16 बिट एड्रेस एंड 14 बिट काउंटर। इसमें 16 बिट का एड्रेस होता है और 14 बिट का काउंटर होता है, जिसको आप यहाँ पर अगर पोर्ट में देखें तो लिखा भी है 16 बिट एड्रेस, और काउंटर के लिए कोई बिट नहीं लिखा है, बट दिस इज 14 बिट काउंटर। उसके बाद ईच चैनल कैन ट्रांसफर अप टू 64 किलोबाइट। ईच चैनल कैन बी प्रोग्राम्ड इंडिपेंडेंटली। हर चैनल को आप इंडिविजुअली प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, हर चैनल, ईच चैनल कैन परफॉर्म रीड ट्रांसफर, राइट ट्रांसफर एंड वेरीफाई ट्रांसफर ऑपरेशंस। ये एक प्रकार का मार्क सिग्नल जनरेट करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को। ठीक है, जब 128 बाइट का डेटा ट्रांसफर हो चुका होगा। हर 128 बाइट के डेटा के ट्रांसफर पर ये मार्क सिग्नल जनरेट करता है। 1 मार्क इज जनरेटेड आफ्टर 128 बाइट्स। ठीक है, इसको एक सिंगल फेज क्लॉक की जरूरत पड़ती है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन है वो 250 हर्ट्ज से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज तक हो सकता है, और ये 2 मोड में काम करता है। आप मास्टर मोड और स्लेव मोड दोनों में काम करता है। आप DMA, जब हम अलग से लेक्चर लेंगे DMA के बारे में, तो वहां पर
मास्टर मोड और स्लेव मोड क्या होता है उसके बारे में हम आपको एकदम क्लियर बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा डीएमए का ब्लॉक डायग्राम हो गया, इतना आप क्लियर कर लेना। अब दूसरा जो टॉपिक है इसमें वो है टाइप्स ऑफ डीएमए ट्रांसफर, है ना, टाइप्स ऑफ डीएमए ट्रांसफर यूजिंग डीएमए कंट्रोलर। तो 3 तरह के ट्रांसफर इसमें होते हैं। पहला क्या है, बर्स्ट ट्रांसफर। आप समझिए बर्स्ट ट्रांसफर क्या होता है। बर्स्ट ट्रांसफर में ध्यान से देखना, है ना, जब डेटा का ट्रांसफर कब शुरू होगा, जब HLDA सिग्नल आ जाएगा, याद है ना। HLDA सिग्नल आने का मतलब आप समझिए, मतलब बस ग्रांट मिल गया, तो बस को के लिए रिक्वेस्ट किया और वो ग्रांट हुआ, उसके बीच का जो टाइम है वो बस ग्रांट रिक्वेस्ट टाइम है। उसके बाद डेटा का ट्रांसफर स्टार्ट होगा और जितने भी बाइट का आपका डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा का ट्रांसफर, मान लीजिए 1 बाइट का डेटा रेट जो भी होगा, तो n बाइट अगर ट्रांसफर करेंगे तो जो ट्रांसफर रेट होगा वो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो मान लो 250 बिट्स पर सेकेंड, है ना, ऐसा ट्रांसफर हो रहा है, तो मान लो n बाइट हमने ट्रांसफर किया तो n बाइट को आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब ये एक तरह का कैलकुलेशन हो सकता है। और तीसरा क्या होगा, एक बार डेटा का ट्रांसफर हो गया उसके बाद फिर क्या होगा, जो कंट्रोल है बसेस का वो वापस सीपीयू को मिल जाए। डेटा ट्रांसफर कंप्लीट हो गया, उसके बाद सीपीयू अपने सारे बसेस को टेक ओवर कर ले। ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ आ रही बात। इस कंडीशन में अगर हम टोटल टाइम n बाइट ट्रांसफर के लिए देखें तो बस ग्रांट रिक्वेस्ट टाइम जितना लगा, है ना, उसके बाद n बाइट मेमोरी ट्रांसफर किया तो मेमोरी ट्रांसफर रेट जो भी होगा उसमें n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और बस रिलीज कंट्रोल टाइम, तो रिलीज होने में जितना समय लगा, तो रिलीज भाई n बाइट डेटा ट्रांसफर करने के पहले रिक्वेस्ट टाइम था, बस ग्रांट टाइम, और अगर डेटा ट्रांसफर हो गया उसके बाद बस रिलीज टाइम है, तो ये दोनों तो एक ही बार आपके आएंगे। बाकी बीच में n बाइट का डेटा ट्रांसफर हुआ तो n इंटू मेमोरी ट्रांसफर रेट, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम मिल जाएगा। ये टोटल टाइम बर्स्ट ट्रांसफर के केस में है। दूसरा ट्रांसफर मोड क्या होता है, साइक्लिक स्टीलिंग। अब नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर एक मतलब हर बार एक साइकिल को स्टील करेंगे, चुराएंगे। स्टील मतलब चुराना होता है ना, तो यहाँ पर ये कैसे कह रहे हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हर बार जब डीएमए कंट्रोलर इन दिस डीएमए कंट्रोलर ट्रांसफर 1 वर्ड 1 बाइट डेटा ट्रांसफर होगा और उसके तुरंत बाद जो बसेज हैं वो सीपीयू के कंट्रोल में आ जाएगी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है वो मैं बताता हूँ। पिछला वाला जो मेथड था उसमें ये था कि भाई सीपीयू ने ना बसेस तो डीएमए को दे दिया, अब डीएमए डेटा का ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, और जब तक n बाइट का ट्रांसफर नहीं हो जाएगा ये बसेस सीपीयू को मिलेंगी नहीं। लेकिन मान लीजिए कोई हायर प्रायोरिटी ट्रैप आ गया, है ना, जो अभी आगे हम इंटरप्ट का वीडियो देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे ट्रैप हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है। ये जैसे ही जनरेट हुआ तो सीपीयू को बसेस की जरूरत पड़ेगी इसको फुलफिल करने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं क्योंकि डीएमए ने n बाइट ट्रांसफर करने के लिए वो बस ले लिया है। और इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए दूसरा तरीका क्या है कि भाई हर एक बाइट के बाद सीपीयू फिर से देखे कि उसको बस की जरूरत है तो बस उसको पहले मिल जाएगा, अगर उसको बस की जरूरत नहीं होगी तो क्या करेगा, डीएमए को वापस बस का कंट्रोल दे देगा। और इस तरह से हर बाइट के लिए आप ध्यान से समझिएगा, हर एक बाइट के लिए इस केस में साइक्लिक स्टीलिंग में हर एक बाइट के लिए पहले बस एक्सेस टाइम या बस ग्रांट टाइम होगा, उसके बाद फिर बस को रिलीज करने का टाइम होगा और 1 बाइट का डेटा ट्रांसफर होगा 1 बाइट। इतनी बात समझ में आ गई। और ये तीनों को जब जोड़ेंगे तो 1 बाइट के लिए टोटल कितना टाइम लग रहा है वो पता चल जाएगा, और इस पूरे को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n बाइट को ट्रांसफर करने का पूरा टोटल टाइम आपको मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है उसमें, जो ये आपका रिक्वेस्ट टाइम और बस रिलीज टाइम हुआ करता था तो एक ही बार यूज होता था, यहाँ पर n बाइट के लिए n बार आपको ये करना पड़ेगा। हर बार बस के लिए रिक्वेस्ट भेजेंगे, वो ग्रांट होगा और हर बार बस को रिलीज करना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम इन दिस मेथड। लेकिन इससे क्या हो जाता है, सीपीयू कोई भी इंटरप्ट सिग्नल है उसके लिए एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए उसको वेट नहीं करना पड़ता। बात समझ में आ रही है। तो क्या होगा, 1 बाइट हमें ट्रांसफर करना है उसको बफर कर देंगे, उसके बाद सीपीयू को इन्फॉर्म करेंगे कि 1 बाइट ट्रांसफर करना है, इसको आप बस ग्रांट रिक्वेस्ट बोलते हैं। ये फुलफिल होने के बाद डेटा का ट्रांसफर होगा 1 बाइट का, और उसके बाद फिर
कंट्रोल रिलीज कर दिया जाएगा। तो पहला बफर में स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए तो कोई टाइम की बात नहीं है, बाकी तीनों के लिए टाइम की बात है। तो 1 बाइट डेटा ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट भेजा, मान लो T1 हुआ, 1 बाइट ट्रांसफर करने के लिए टाइम T2, और मान लीजिए बस को रिलीज कर रहे हैं तो T3। ये तीनों सम कर देंगे तो टोटल T मिल जाएगा 1 बाइट के लिए, और इसी में आपको फिर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अगर हम n बाइट का ट्रांसफर कर रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि 1 बाइट के लिए इन तीनों का सम किया हमने, और n बाइट के लिए इन तीनों के सम में n से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो टाइम लगना है इसमें साइक्लिक स्टीलिंग में वो ज़्यादा लगेगा देन दैट ऑफ बस्ट डीएमए बस्ट ट्रांसफर, है ना। बस्ट ट्रांसफर की अपेक्षा साइक्लिक स्टीलिंग में समय थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ठीक बात है, ये साइक्लिक स्टीलिंग। अच्छा, तीसरा जो है वो इंटरलीव। अब इसमें क्या होता है, साइक्लिक स्टीलिंग में भी एक था कि भाई बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, रिक्वेस्ट करेगा फिर आएगा, तो उसमें क्या कहा कि भाई सीपीयू ने कहा कि नहीं रिक्वेस्ट क्यों करेंगे, कि बार बार रिक्वेस्ट करना भी ठीक नहीं है, फिर रिक्वेस्ट करेंगे बस खाली हो ना हो। ऐसे में क्या करता है सीपीयू, आधे समय के लिए डीएमए को ट्रांसफर करने के लिए बसेस प्रोवाइड करता है, और आधे समय के लिए प्रोसेसर बसेस को खुद ही यूज करता है। बात समझ में आ रही है। इन दिस टेक्निक द डीएमए कंट्रोलर टेक्स ओवर द सिस्टम बस व्हेन द माइक्रोप्रोसेसर इज नॉट यूजिंग इट एन अल्टरनेट हाफ साइकिल। एक अल्टरनेट हाफ साइकिल मतलब आधा साइकिल डीएमए यूज करता है और आधा साइकिल प्रोसेसर यूज करता है। इसमें जो रिक्वेस्ट टाइम था, है ना, बस ग्रांट रिक्वेस्ट टाइम, है ना, एक तो वो खत्म हो जाता है, और दूसरा बस रिलीज टाइम वाला जो पोर्शन था वो भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अब रिलीज और ग्रांट ये दोनों ही अब मेन फंक्शन है इसके, है ना, वो अपने आप ही होना है। उसके लिए अब ना रिक्वेस्ट करना है ना तो रिलीज करना है, तो बीच में केवल डेटा का ट्रांसफर होना है और वो आसानी से हो जाता है। लेकिन कई बार इसमें ये होता है कि भाई जब सीपीयू को जरूरत नहीं रहती तब भी उसको ये साइकिल प्रोवाइड करते रहते हैं, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इसमें बनी रहती हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि डीएमए क्या होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, किस तरह से दो डिवाइसेस के बीच में वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, उसके लिए होल्ड सिग्नल सीपीयू को देता है, और सीपीयू उसके रिस्पेक्ट में एचएलडीए सिग्नल प्रोवाइड करके ये बताने का प्रयास करता है कि नाउ डीएमए कैन टेक ओवर द सीपीयू बसेस, है ना। और एक बार सीपीयू बसेस मिलने के बाद डीएमए डेटा का ट्रांसफर करता है। 3 तरह के डेटा ट्रांसफर होते हैं, बस्ट डेटा ट्रांसफर, साइक्लिक स्टीलिंग डेटा ट्रांसफर और इंटरलीव मोड। ये 3 मोड में डेटा का ट्रांसफर होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम लोग इंटरप्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो एक अच्छा टॉपिक होता है जिसको आपको एग्जाम में लिखना रहता है, तो काफ़ी हद तक आप उसको समझ पाएँ, इस पॉइंट से उसको तैयार किया गया है ना। आपको अगर इस वीडियो में कोई बात अच्छी लगी है तो उसके लिए आप इस ईमेल आईडी पर या वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर ईमेल आईडी पर छोड़ सकते हैं, जहां से हम आपसे कम्युनिकेट भी कर पाएंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाकी लोगों से बोले वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच पाएँ और आप अपने एग्जाम में सभी लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। आप सभी को नमस्कार।